हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए जो यूनिक का जो डीएलएड का जो प्रैक्टिस सेट है उसी बुक से जो है कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। आप पेज नंबर DLN 1 में देख सकते हैं। अगर आपके पास में यूनिक का गाइड है, यूनिक का अगर आपके पास में प्रैक्टिस सेट बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के प्रश्न कराऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हल करते हैं। अगर आपने पिछला मेरा हिंदी का जो क्लास है वह नहीं देखा है तो जा करके देख लेंगे, ताकि आपका जो कि बराबर क्लास चलता रहे, एक भी क्लास आपका मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को आप देखेंगे, इसमें कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी खाली स्थान को आपको भरना है। जो आपका यहाँ पर जो खाली स्थान शो हो रहा है तो इसको खाली स्थान भरना है, और आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में जो आपका सही होगा उसे भरना है। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं, फिर आपका आंसर आपको खुद बता देंगे। बहुत ही आसान है। देखिए, ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है। ज्वर का मतलब होता है बुखार, है ना। तो बुखार के कारण मुझे चलने पर क्या हो रही है? हंसी हो रही है, दुखी हो रही है, खुशी हो रही है, या फिर थकावट हो रही है। तो देखिए, चलने पर जो है ना, कोई भी आदमी जो चलता है, चाहे वो बुखार हो या फिर शरीर में बुखार ना हो, अगर वो चलने पर जो है दुखी नहीं होती है, आपका थकावट होती है, हंसी भी नहीं होती। चलने पर हंसी होती है क्या? नहीं होती है। खुशी होती है क्या? नहीं होती है। दुखी होती है क्या? नहीं होती है। थकावट होती है ना। आप ज़्यादा देर तक चलेंगे तो आप क्या होंगे? दुखी थोड़ी ना होंगे, आप थकान महसूस करेंगे ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ज्वर के कारण मुझे चलने पर थकावट हो रही है। दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और प्रत्येक क्लास को आप देखेंगे। पिछला मेरा वीडियो बनाया जा चुका है, लगभग ये शायद ये 5वां क्लास में है मेरा। पिछला जो है 4 वीडियो मेरा बन चुकी है हिंदी के ऊपर में, आप जा करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की तरफ ध्यान दें। इसमें कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, जो सही शब्द होगा उसे आपको चयन करना है। आपके सामने ऑप्शन है ए हिंदुत्व, हिंदुत्व, या फिर हिंदुत्व, या फिर हिंदुत्व। सभी एक जैसा ही बोलने में लगता है, थोड़ा बहुत इधर उधर। और इसमें जो सही शब्द है, जो शुद्ध होगा, उसी शुद्ध शब्द को आपको चयन करना है। तो देखिए, इसका जो सही शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। हिंदुत्व इस प्रकार से लिखा जाता है। ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। जिस प्रकार सभी सवाल पूछा जा रहा है ना, सेम उसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। अगला प्रश्न को आप देखिए, प्रश्न नंबर 3। चलिए जी, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी आपके सामने में ये आपका कथन दिया हुआ है, जैसे मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। तो ये जो 10,000 में रेखा की खींचा गया है कि नहीं खींचा गया है? तो यहाँ पर जो 10,000 हैं, तो यहाँ पर ये शुद्ध है कि नहीं अशुद्ध? मतलब अशुद्ध है ना ये। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, ये अशुद्ध है आपका। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 10,000 में बिक गई, या फिर 10,000 में बिक गई, या 10,000 में बिक गए, या फिर 10,000 में बिक गई। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो सही शब्द होता है ना, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। क्यों जानते हैं? 10,000 में बिक गई होगा, 10,000 में बिक गए ये तो ऑब्वियसली आपका जो है कि गलत है। 10 नहीं होता है, 10,000 में बिक गई, ये भी गलत है आपका। बल्कि आपका जो सही होगा ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही, यानी 10,000 में बिक गई होगा। ठीक है, तो ये जो आपका 10,000 में बिक गई, ये आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ था। इसका जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि जैसे ऐसे भी क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ, कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताएंगे आप, इससे विस्तार से मैं समझाएगा, इससे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे, मन में कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं एंट्रेंस के बारे में, तो मैं आपको बताएगा। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अच्छा, त्रुटि का मतलब समझते हैं ना? त्रुटि का मतलब होता है गलती,
यानी ये जो है हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, ये जो आपका दिया हुआ है, तो क्या इसमें क्या गलती हुआ है, क्या गलती है इस सेंटेंस में। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, तो ये क्या होगा, होती है, तो कहाँ पर गलती हुआ। तो सदा ही, यानी ये जो सदा ही है ना, कहाँ गया भैया, यहाँ सदा ही, इसमें गलती है। या फिर परिश्रम का फल, यहाँ परिश्रम का फल है ना, यहाँ पर देखिए परिश्रम का फल, इसमें गलती है। कि मीठा होती है गलती है, या फिर हम जानते हैं कि में गलती है, किस में गलती है। तो देखिए इसका जो गलती है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, इसमें गलती है। मीठा होती है, यानी इस परिश्रम, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है ना, यहाँ तक सही है। लेकिन मीठा होती है, मीठा जो है ना उसके साथ में होती है नहीं होगा, बल्कि मीठा होता है होगा। यहाँ पर जो होती लिखा है इसी में गलती हो गया। यहाँ होना चाहिए था कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, ताहे होता, मीठा होती लिखा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत सही है, कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें गलती पाया जा रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की तरफ ध्यान से देखें। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये और ज़्यादा आसान है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे हाथ बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब को समझिए, ये एक जो मुहावरा है ना, इसको मुहावरा तो आपने पहले सुना भी होगा शायद, कि अंधे के हाथ बटेर लगाना। ये मुहावरा आपने सुना है कि नहीं सुना है? ज़रूर सुना है। तो अंधे के हाथ बटेर लगाना, इस मुहावरे का सही मतलब क्या हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको बतानी है कि इस मुहावरे का सही मतलब क्या हुआ है। प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, या अयोग्य होना, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, या सफल होना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगाना, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ये आपका सही ऑप्शन है, इसमें टिक लगाएंगे, इसको याद कर लेंगे, ठीक है नहीं। चलिए जी, अब अगला प्रश्न की तरफ ध्यान दें। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का मतलब समझते हैं, क्या मतलब होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है मिलता जुलता, मिलता जुलता। जैसे कि शर्मो हया, कि शर्मो हया, शर्म हया, इसका मतलब है कि शर्म और हया जो है ये दोनों पर्यायवाची मिलता जुलता शब्द हैं, है कि नहीं। तो पर्यायवाची का मतलब होता है मिलता जुलता वाला शब्द को हम लोग पर्यायवाची कहेंगे। तो इसमें जो कुबेर शब्द दिया हुआ है, तो कुबेर का पर्यायवाची क्या है, कुबेर से कौन कौन मिलता है। गिरिराज, महाराज, यमराज, यक्षराज। तो देखिए कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है, कुबेर से जो मिलता है वो आपका हो जाएगा यक्षराज। क्यों जानते हैं, क्योंकि कुबेर को यक्ष के राजा भी कहा जाता है, यानी यक्षराज और कुबेर एक ही हैं। बस समझ में आया। इसीलिए कुबेर का जो पर्यायवाची होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी यानी यक्षराज होगा। दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो अगर आ गया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें ध्यान से। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी जो मोक्ष चाहता हो, इसके लिए एक शब्द चुनना है कि जो मोक्ष चाहता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए, कि जो मोक्ष चाहता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है मुमुक्षु, मोक्षालु, मोक्षप्रिय, अमोक्षीय। तो बताइए तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मुमुक्षु ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूँ पहले ही। मुमुक्षु क्यों हो जानते हैं, क्योंकि मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष चाहने वाला। क्या होना, मुमुक्षु का मतलब क्या होता है, मोक्ष चाहने वाला। अरे मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, यानी जो मोक्ष चाहता हो, जो मुक्ति चाहता हो, उसे हम लोग कहते हैं मुमुक्षी। तो जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होता है। बाकी तीनों गलत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? आ रहा है ना, कमेंट कर देंगे एक मरतबा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी बताएंगे, अगर समझ में आ जाता है वो भी बताएंगे, है कि नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इससे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेगा, आपको सबसे बेस्ट देने की कोशिश करेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। इसमें जो तद्भव शब्द है आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी भक्त।
तो इसमें जो आपको बतानी है कि कौन सा ये जो है तद्भव शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी 14 जो है तद्भव शब्द है। अच्छा, तद्भव शब्द क्यों है? क्योंकि 14 का जो अर्थ होता है ना, वो होता है 10 से 4 अधिक। सही बात है, 10 में अगर आपने 4 अधिक करेंगे तभी ना आपका 14 होगा, तो 10 से 4 अधिक। और 14 शब्द तद्भव क्यों है जानते हैं? क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है ना संस्कृत शब्द चतुर्दश से हुई है, इसीलिए। ठीक है, चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए ध्यान से। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, इसमें ध्यान दें। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन देशज है? क्या है? देशज है। अच्छा, देशज का मतलब क्या होता है जानते हैं? तो देशज ऐसे शब्द जो अलग अलग क्षेत्र के भाषा से मिलकर हिंदी में शामिल हुए हों। मतलब कि हिंदी में, वो असल में हिंदी शब्द नहीं है, बल्कि विभिन्न शब्द से मिलकर के, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भाषा से मिलकर के जो शब्द बना है, हम उसे देशज कहते हैं। बस समझ में आया? ठीक है, तो इसमें जो वचन, व्याकरण, फुनगी या फिर घुड़सवार, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा देशज है? कौन शब्द को हम देशज कहेंगे, वो आपको बतानी है। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी फुनगी। फुनगी जो है ना, वो आपका क्या है भैया? देशज है। क्या है? देशज। फुनगी जो है ना अलग अलग शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, चलिए जी, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की तरफ ध्यान दें। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दाल रोटी में कौन सा समास है? अच्छा, समास का मतलब क्या होता है? तो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के जो नए सार्थक शब्द बनते हैं ना, उसी को हम लोग समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर है कि बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व या फिर कर्मधारय या फिर द्विगु, तो इनमें से कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि द्वंद्व जो है ना, ये आपका समास में, इसमें जो है ना 2 प्रधान है, यानी जैसे दाल और रोटी, इसमें क्या है? दाल रोटी, यानी इसमें 2 चीज़ है, यानी दोनों अगर मेन हो, जैसे कि अगर एक शब्द में दोनों, जैसे अगर मैं बोलूँ कि दाल रोटी, तो दाल रोटी में दोनों मेन है। जैसे मैं अगर बोलूँ आपने क्या खा के आया, तो क्या बोलते? दाल रोटी। तो दाल रोटी तो आपने बोल दिया, तो दाल, इसका मतलब क्या हुआ? दाल और रोटी, यानी दाल भी मेन है, रोटी भी मेन है। तो दाल रोटी कहने से दाल और रोटी हो गया, इसका माना क्या हुआ? दाल और रोटी। तो इसमें 2 शब्द मिला हुआ है और दोनों प्रधान का काम कर रहा है, दोनों मुख्य का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं द्वंद्व। तो इन्हें इसमें 2 समास है। ठीक है कि नहीं? चलिए जी, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन जितना बच गया ना, ये सभी क्वेश्चन में कल कराएगा, समझे? आज मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन ठीक नहीं है मेरा, तो मैं आपको क्वेश्चन कराएगा, टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल धैर्य बना कर रखेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें क्लिक करके आप जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और फेसबुक पेज का भी मैं लिंक डाल देगा, फेसबुक पेज में आप जो है कि सब ये कर लेंगे, मतलब फॉलो कर लेंगे, उसमें भी वीडियोज़ वगैरह मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला क्लास कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।